Sit down. अब देख लेना इसे। अब देख लें एक और लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया था, उसमें डेल्टा जी एंड डेल्टा एस हमने पढ़ी। अब उसी में लिख लें थर्ड, या मिस लास्ट लिख लें, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें लिख लें, at absolute zero temperature, at absolute zero temperature, at absolute zero temperature in bracket 0 Kelvin, at absolute zero temperature in bracket 0 Kelvin, 0 Kelvin, the entropy of a pure crystalline solid, the entropy of a pure crystalline solid is taken as zero, is taken as zero, is taken as zero। तो हमने क्या बोला इसमें पढ़े था, ये जो लॉ है ये पहली चीज तो था किस पर एप्लीकेबल है, 0 केल्विन पर हम इसको बोल रहे हैं, और 0 केल्विन पर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एंट्रोपी चेंज लिखा है या एंट्रोपी लिखा है, एंट्रोपी, मतलब ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात कर रहा है। एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू एट 0 केल्विन 0 हम बोलते हैं, लेकिन सबके लिए बोलते हैं ओनली फॉर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा तुम्हें ध्यान हो सॉलिड स्टेट का था, दो टाइप के सॉलिड्स पढ़ते थे, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। तो बता क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए हम बोलते हैं एंट्रोपी एट 0 केल्विन 0 होती है। अब क्यों हम 0 बोलते हैं उसका रीजन बस अपनी नॉलेज के लिए पता, बिकॉज जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हम 0 केल्विन पर बोलते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। अब बता काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो हर तरह का मूवमेंट 0, मतलब रेंडमनेस होगी या रेंडमनेस 0, और बता रेंडमनेस ही 0 हो गई तो एंट्रोपी भी हम क्या बोलेंगे 0 बोलते हैं। इसलिए लिखा हमने प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए एंट्रोपी 0 मानते हैं एट 0 केल्विन, लेकिन बता अमरफस सॉलिड्स के लिए 0 होगी क्या, उनके लिए 0 केल्विन पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती, इसलिए उनके लिए हम 0 नहीं बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन भी थियोरेटिकल पूछता है ओनली, वो फॉर सॉलिड्स लिख देगा। अब पूछेगा इन चारों में से कौन से सॉलिड के लिए थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल। अच्छा बता जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो सब आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब जो सॉल्ट्स होंगे अगर वो दिए हुए हैं तब तो पता चल जाएगा उनके लिए एप्लीकेबल होगा, तो लिख लें। लेकिन वो पूछता है एक्सेप्शन जहां ये फेल होता है, तो लिख लें नेक्स्ट पॉइंट, टलॉट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टलॉट
is not applicable for the lot is not applicable for following solids is not applicable for फॉलोइंग सॉलिड्स। और सबसे ज्यादा इसका जो कंपटीशन में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सॉलिड्स ये मैं लिख रहा हूं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मिले हैं अभी तक एग्जाम में वो लिख लें। CO CO2, अच्छा द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती गैस है लेकिन इनको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी गैसेस होती हैं लेकिन इनको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्योर सॉलिड्स नहीं बनते, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 केल्विन पर भी 0 नहीं होती। या आइस या मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स, या इनके अलावा अमरफस सॉलिड्स, अमरफस सॉलिड्स में भी पोजीशन पार्टिकल्स की फिक्स नहीं होती, इसलिए मूवमेंट कुछ ना कुछ रहता है। तो बस सिंपल से हमसे थर्ड लॉ। अब बताइए 4 लॉज हमने पढ़ लिए पूरा, तो यहां तक हमने पढ़ा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट हमने बोला, जो इस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में कॉमन था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में जिसका क्वेश्चन ज्यादा आता है। ये नहीं कि डेल्टा जी डेल्टा एस या जो हमने पढ़ा उस पर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की किसकी होती है, थर्मोकेमिस्ट्री पर, जहां पर जो तुम ध्यान हो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, ये सब पढ़ते थे, और वो स्पेसिफिकली ओनली फॉर केमिस्ट्री है। तो उसको हम जब थर्मोडायनेमिक्स को स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के लिए यूज करते हैं तो क्या बोल देते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री, या इसी को एनर्जेटिक्स या केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो लिख लेना नेक्स्ट, थर्मोकेमिस्ट्री या एनर्जेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री या एनर्जेटिक्स। और इसमें लिख लें थर्मोकेमिस्ट्री या एनर्जेटिक्स, देख लें द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the branch of physical chemistry which deals with heat changes, which deals with heat changes in different chemical reactions, in different chemical reactions, in different chemical reactions, इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। अच्छा इसमें पढ़ो हमने क्या लिखा है, यहाँ एनर्जी चेंजेस स्टडी करेंगे या ओनली हीट चेंजेस स्टडी करेंगे। मतलब होता है यहाँ एनर्जी हम ओनली क्या पढ़ेंगे, क्यू, लेकिन मतलब हमने जो थर्मोडायनामिक्स पार्ट पढ़ा मतलब उसमें जो ये क्यू है इसको हमने दो टाइप की कंडीशंस में पढ़ा है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हमने यही दोनों पढ़नी है। और हीट चेंजेस भी कौन से पढ़ेंगे, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच, या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई। और तो बता यहाँ जो हीट चेंज है वो कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच डेल्टा ई को स्टडी करना है। और बता ये जो है डेल्टा एच और डेल्टा ई हमने सेकंड लॉ में पढ़ी या फर्स्ट लॉ में, द डेल्टा एच और डेल्टा ई तो फर्स्ट लॉ में पढ़ी ना, बता सेकंड लॉ में तो डेल्टा जी और डेल्टा एच पढ़ी थी। तो ये तुमसे क्वेश्चन थियोरेटिकली पूछ देता है थर्मोकेमिस्ट्री बेस्ड कौन से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर है, तो सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ। तो लिख लें नेक्स्ट पॉइंट, thermochemistry is based on, thermochemistry is based on float, first law of thermodynamics is based on first law of thermodynamics, is based on first law of thermodynamics। और जब हम किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, जब हम किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हीट चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं चाहे वो डेल्टा एच हो या डेल्टा ई हो तो हम उसको बोल देते हैं देन थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो लिख लें नेक्स्ट, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो लिख लें इसमें द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन which gives, the balanced chemical equation which gives information about,
which gives information about physical states of reactants and products, as well as heat change, in bracket, as well as heat change in bracket delta H or delta E, in bracket delta H और delta E. अब ये जो हमने लिखा इसका मीनिंग क्या, बोर्ड पर लिख लें। इसका क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसी थर्मोकेमिकल रिएक्शन पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन। वो इस तरह से हमें रिएक्शंस लिख देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो बोल रहा हूं उसमें तीन चीजें, यहां बता, वैसे भी कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो सबसे पहले वो बैलेंस्ड ही है या नहीं, यही चेक करते हो ना। तो इसमें लिखा भी सबसे पहले द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन which gives information about physical states of reactants in products and heat change। मतलब तीन चीजें देखोगे, सबसे पहले तो बैलेंस्ड इक्वेशन, देन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एंड साथ में डेल्टा एच या डेल्टा ई लिखा हो। तो अब मैं तुमसे पूछूं, क्वेश्चन ही लिख भी ले, बता इन दोनों में से करेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है करेक्ट है? द फर्स्ट क्यों नहीं है, मतलब फर्स्ट करेक्ट है या नहीं है करेक्ट, क्यों बता? बैलेंस्ड इक्वेशन है और फिजिकल स्टेट भी मेंशन है, डेल्टा एच भी है, तो बताइए करेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। लेकिन बता सेकंड जो है वो बैलेंस्ड है क्या? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो बताइए क्या हो गई? रॉन्ग थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो उनसे क्वेश्चन में पूछे कि बैलेंस या केमिकल थर्मो इक्वेशन कौन सी है, तो बता सकते हो थर्मोकेमिकल रिएक्शन, लिख लें। और ये कोई डेल्टा एच हमें याद नहीं करना, बस वो लिख कर देगा, बस मेंशन्ड होनी चाहिए। अच्छा था, ये जो हम डेल्टा एच लिखते हैं इसके बेसिस पर ही बता रिएक्शंस हम टू टाइप्स की बोल सकते हैं ना। डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, लेकिन पॉजिटिव हो तो एंडोथर्मिक। तो ये जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये हम दो टाइप की पढ़ते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जिन्होंने लिख ले फर्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस का या कोई भी रिएक्शन हो, चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, अच्छा सिंपली हम सब पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम बोलते हैं इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। बट मुझे एक चीज बताएं, ओनली हीट एब्जॉर्ब होती है इनमें या रिलीज भी होती है? एब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज भी होती है, नेट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। अब क्यों रिलीज एब्जॉर्ब दोनों होती है, उसका सिंपल सा रीजन, अच्छा था सबने पढ़ा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो बता उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और बता रिएक्टेंट्स के ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तभी तो प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे ना। अब चाहे रिएक्शन एंडो हो या एक्सो हो, मतलब रिएक्टेंट के पहले बॉन्ड टूटेंगे पुराने, तभी तो प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। अच्छा बता रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड्स अपने आप ब्रेक होंगे या पहले वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे? मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो बता बॉन्ड ब्रेकिंग में एब्जॉर्ब हुई तो बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज हुई, लेकिन मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एंडोथर्मिक में नेट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। उसका मतलब क्या है बताओ एग्जैक्टली? एंड मैं ये बोल दूं, हीट एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर देन द हीट रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी कम रिलीज होगी। मतलब सपोज मान लो 100 जूल हीट एब्जॉर्ब की लेकिन 80 जूल ही रिलीज हुई, तो बता एब्जॉर्ब की 100
रिलीज की 80, तो बता नेट कितना ज्यादा एब्जॉर्ब की 20 जूल। मतलब बता ये नेट हम बोलते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव, ओवरऑल कितना ज्यादा एब्जॉर्ब हुई। तो बताइए डेफिनेशन इसका मतलब क्या हो गया। तो बताइए ध्यान रखोगे, चाहे रिएक्शन एक्सो हो या एंडो हो, पहले रिएक्टेंट का पुराना बॉन्ड टूटेगा तभी प्रोडक्ट में नया बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज होगी, लेकिन बता टू डिफरेंट बॉन्ड्स नेवर हैव सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसलिए बता वहां पर कम ज्यादा हीट एब्जॉर्ब रिलीज होती है हर रिएक्शन में, इसीलिए एक्सो एंडो बोलते हैं हम। तो लिख लें ये डेफिनेशन, बस ध्यान रखना हर चीज का रीजन में कुछ भी पूछे एंडोथर्मिक के लिए कि ऐसा क्यों होता है, आंसर यही होगा इसकी डेफिनेशन। लिख लें इन विच हीट एब्जॉर्ब्ड in which heat absorbed to break the bonds of reactants, heat absorbed to break the bonds of reactants, to break the bonds of reactants is more than the is more than the heat released is more than the heat released in the bond formation of products, in the bond formation of products, in the bond formation of products। तो मुझे बता दो, लिख भी लें बोर्ड पर से। अच्छा था स्टेबिलिटी, या मैं पूछूं बॉन्ड एनर्जी बता किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की ज्यादा होगी या प्रोडक्ट्स की। अच्छा बता रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेकिंग में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब क्या हो गया बताओ कि रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रांग है। अच्छा था जितना रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रांग होंगे बता वो उतना जल्दी प्रोडक्ट में बदलेंगे क्या, मतलब उनके बॉन्ड स्ट्रांग तो उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो बता किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। लिख लें तो बता बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होती है तभी वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और बता बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा तो स्टेबिलिटी तुमने पढ़ा है, बता स्टेबिलिटी तो जितना बॉन्ड स्ट्रांग उतना वो मोर स्टेबल। तो बता रिएक्टेंट मोर स्टेबल होता है यहां पर प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली क्योंकि उसके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर। तो स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की ज्यादा होती है प्रोडक्ट से। अच्छा था जितना डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में ज्यादा होगी मतलब उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो मुझे एक चीज बताओ, जितना अगर सपोज 120 किलो जूल किसी रिएक्शन की डेल्टा एच, बोर्ड पर लिख ले डेल्टा एच 120 किलो जूल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 120 किलो जूल ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टेंट, तब जाकर वो प्रोडक्ट में बदलेगा। मतलब बता ये बोल दूं क्या, जितना रिएक्शन में हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है उतना उसका रिएक्टेंट मोर स्टेबल, या बता प्रोडक्ट लेस स्टेबल। मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल तो उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट लेस स्टेबल भी तो बोल सकता हूं ना। तो लिख लें नेक्स्ट पॉइंट, इफ इन अ रिएक्शन, इफ या उसको इन अ रिएक्शन लिख लो, इफ इन अ रिएक्शन मोर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, if in a reaction, next point, if in a reaction more heat is absorbed, more heat is absorbed, then reactant is more stable, then reactant is more stable or product is less stable, product is less stable, product is less stable, product is less stable। तो वो क्लियर सबको। तो अगर मैं तुम्हें दे दूं डेल्टा एच की वैल्यू अलग अलग, वो तुम्हें दे देगा प्लस में और पूछेगा कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट या कौन सी डेल्टा एच वैल्यू के लिए प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल। तो बता अगर मैं तुम्हें वैल्यू बोल दूं +50, +80 और 100,
तो बता कौन सी रिएक्शन का, मैंने बोला +50 +80 और 100, तो बता कौन सी डेल्टा एच वैल्यू के लिए रिएक्टेंट इज रिएक्टेंट इज मोस्ट स्टेबल। तो बता जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा मतलब उतना रिएक्टेंट मोर स्टेबल, या बता प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल पूछूं तो 100 वाला ही होगा ना, मतलब प्लस में जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा मतलब उतना रिएक्टेंट के बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लें इसमें, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एन endothermic reaction, in an endothermic reaction is called endothermic compound, is called endothermic compound, is called endothermic compound। तो कई बार वो तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोलता है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन से फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट, वो शॉर्ट में क्या बोल देता है, एंडोथर्मिक कंपाउंड। जैसे मैं बोल दूं P इज एंडोथर्मिक कंपाउंड, तो बता मैंने क्या बता दिया कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। या जैसे मैं बोल दूं नाइट्रिक ऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक कंपाउंड, तो मीनिंग हमें पता चल गया कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन से फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट। तो ये मीनिंग के लिए शॉर्ट में बोलने के लिए कई बार हम एंडोथर्मिक कंपाउंड, लेकिन एंडोथर्मिक कंपाउंड जब भी बोले तो उसको रिएक्टेंट मानेंगे या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मानोगे। अब यहां पर इसी में एक और क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, अच्छा बता, सबको पता रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो नेट ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, तो बता डेल्टा एच का साइन क्या होता है इसके लिए, पॉजिटिव। तो अब मैं इसी की बेस पर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अच्छा ये जो डेल्टा एच है ये एक्चुअल में बता एंथैल्पी है या एंथैल्पी चेंज है, और बता एंथैल्पी चेंज हम लाते कैसे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू ही करते हो ना। अच्छा केमिकल रिएक्शन में फाइनल कौन होता है, प्रोडक्ट, इनिशियल रिएक्टेंट, तो बता क्या लिख सकते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हो ना। अब मुझे बताओ किसकी एंथैल्पी ज्यादा, जल्दबाजी मत करना, सामने सब लिखा, चीटिंग करनी है, तो बता किसकी एंथैल्पी ज्यादा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, बोलो। प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तभी तो बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा ना, लिख लो। तो बता एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है रिएक्टेंट से इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसीलिए डेल्टा एच पॉजिटिव आता है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो एंथैल्पी है इसी को हम बोल देते हैं कई बार केमिकल एनर्जी, या सबसे ज्यादा इस एंथैल्पी को यूज करते हो तुम ऑर्गेनिक में एनर्जी वर्ड लिखकर, या केमिकल बॉन्डिंग में एनर्जी। अच्छा था तुमने सबने ये पढ़ा है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम, तो वो एनर्जी थर्मोडायनेमिकली होती कौन है, एंथैल्पी। और बता प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा तभी तो इसकी स्टेबिलिटी कम। तो बता जो तुमने पढ़ा वो भी है इसमें दोनों चीजें, लेकिन बता ये भी पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, वो तुम्हें कई बार सुन ले, रुक जा क्वेश्चन सुन ले, ये वाला क्वेश्चन बहुत मिलेगा दोनों तरह के। वो तुम्हें कोई भी रिएक्शन लिख देगा, R gives P is an endothermic reaction because, तो अब उसमें ऑप्शन ध्यान से पढ़ना कि उसने बॉन्ड एनर्जी वाला ऑप्शन दिया है या एनर्जी या केमिकल एनर्जी वाला दिया है। क्योंकि बता एंडोथर्मिक में अगर बॉन्ड एनर्जी वाला ऑप्शन हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर या उनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। लेकिन बता एनर्जी बोलूंगा तो प्रोडक्ट की ज्यादा है, कि मैं बोलूं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, बिकॉज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, या केमिकल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। तो बताइए क्लियर सबको, तीन एक जैसी है, एंथैल्पी, केमिकल एनर्जी या एनर्जी, लेकिन बॉन्ड एनर्जी अलग है। तो ये चीज क्लियर सबको ये। अब यहां तक तो हमने बोला कि हमें बार बार खुद बता रहा हूं बोलकर वर्ड्स में कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन कई बार केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते, तो रिप्रेजेंटेशन से भी पता चलना चाहिए कि वो एंडोथर्मिक है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा। तो बताया जैसे मान लो बोर्ड बाइक लो, ये कोई रिएक्शन है A + B gives C + D इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो बता यहाँ पर नेट रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है 100 जूल और रिलीज करता है 80 जूल, तो नेट 20 जूल ज्यादा एब्जॉर्ब की ना, और वो रिएक्टेंट ने ही की पहले एब्जॉर्ब ज्यादा। तो बता यहाँ पर नेट जो हीट होती है, अगर मुझे इक्वेशन में शो करना है उसको, तो हम क्या लिख देते हैं, रिएक्टेंट साइड उसको ऐड करके लिख देते हैं। और रिएक्टेंट साइड ऐड करा तो मतलब इसका ये नहीं कि ओनली हीट एब्जॉर्ब्ड है, नेट हीट इज एब्जॉर्ब जो है वो है। या बता इसी को अगर मैं प्रोडक्ट साइड लिखूं तो इसको क्या लिख देंगे, बता मैथमेटिकली प्रोडक्ट साइड लेकर जाऊंगा तो प्लस या माइनस है, माइनस एक्स किलो जूल। या थर्ड मतलब इसी का डेल्टा एच की टर्म में रिप्रेजेंटेशन लिखें, तो डेल्टा एच की टर्म में लिखेंगे तो ये ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं कि डेल्टा एच का साइन कभी भी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में नहीं लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। और बता रिएक्टेंट में नेट ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हुई ना, इसलिए बता ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव, एक्स किलो जूल पॉजिटिव बोलेंगे। वरना कुछ स्टूडेंट्स जो सेकंड को देख लेते हैं उनको क्या लगता है कि यहां तो सब्ट्रैक्ट हो रही है फिर डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों लिखा, बता इसको वापस रिएक्टेंट साइड ले जाओ, ऐड ही तो हुई ना, ओवरऑल हीट ज्यादा तो है तो डेल्टा एच पॉजिटिव ही। लेकिन एक चीज मैं बोल रहा हूं इसमें डिफरेंस भी क्लियर रखना, बता सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस दिख रहा है, जो दिख रहा है वो बताना बस ओनली, क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, जो इक्वेशन है उनमें दिख क्या रहा है डिफरेंस, ये डिफरेंस। मतलब इसको मैं साइड चेंज करके इधर नहीं लिख सकता हूं क्योंकि ये सेमीकोलन है, जबकि यहां पर बता ये मैथमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो रही तभी तो बता इसको इस साइड ले जा सकता हूं मैं। तो बता ओवरऑल रिएक्शन की डेल्टा एच है ये, इस सेमीकोलन लिखने का मतलब ही क्या है कि ओवरऑल रिएक्शन की डेल्टा एच है, जबकि ये है वही, लेकिन बता ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तब ओवरऑल होगी। तो बता ये चीज के लिए सबको, लेकिन मिलते ज्यादा ये दो वाले हैं रिप्रेजेंटेशन, इसलिए मैं बोल रहा हूं इनका फर्स्ट वाला तो सबसे इजी है, लेकिन वो आता है तभी सेकंड समझ में आए, तो लिख ले। तो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से लिख देगा, हाँ बोलेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक है, तो बता पहचान सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। लेकिन थियोरिटिकल एग्जाम्पल्स भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि वो कई बार ना वो रिप्रेजेंटेशन देगा ना हमें वो रिएक्शन लिखे, वो हमें खुद बताएगा वर्ड्स में, वो हमसे पूछेगा 4 इक्वेशंस लिख देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं। अच्छा था एंडोथर्मिक रिएक्शन कोई भी हो उसमें रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं ना, तो बस जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट के बॉन्ड प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर हो वो हमेशा एंडोथर्मिक होगी। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम पढ़ चुके हैं, ऑल फेज ट्रांजिशंस, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, सब में बता रिएक्टेंट जो फिजिकल स्टेट है उसी के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट से, चेक कर सकते हो। मतलब फ्यूजन अगर मैं बोलूं तो बता फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट होता है इनटू लिक्विड, अब बता सॉलिड के बॉन्ड लिक्विड से स्ट्रॉन्गर तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कम रिलीज करेगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव लिख लें। वेपराइजेशन, अब बता वेपराइजेशन में लिक्विड वेपर में बदलता है, और लिक्विड वेपर में बदलेगा तो लिक्विड के बॉन्ड ही स्ट्रॉन्गर वेपर से या गैस से। या थर्ड सब्लिमेशन, वहां सॉलिड रिएक्टेंट के बॉन्ड गैसियस प्रोडक्ट से स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसलिए सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्यूजन ऑल आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। या एक और एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, अब बता फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट एब्जॉर्ब करके ही होता है ना, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फास्ट हो जाता है क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी मिलती है हीट की फॉर्म में, सनलाइट रेडिएशंस की फॉर्म में। तो बता ये क्या है, ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, फोटोसिंथेसिस, और एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हम कॉमनली हमें मिलते हैं जो हम याद रख सकते हैं वो बस बता रहा हूं, सारे हमने नहीं बता रहे यहां पर, ठीक है। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा काम आएगा वो मैं बता रहा, डिसोसिएशन या डीकंपोजिशन रिएक्शंस, डिसोसिएशन या डीकंपोजिशन रिएक्शंस।
ये जो रिएक्शंस हैं ये मोस्टली एंडोथर्मिक होती हैं बट ऑलवेज नहीं। जनरली या मोस्टली हम बोल सकते हैं ये एंडोथर्मिक होती हैं, ऑलवेज नहीं। अब इसका मैं जैसे, लेकिन उसके पहले एक्सेप्शंस मैं इनके आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपल बस। और बता, हमने पढ़ा है डिसोसिएशन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हो। हमने बताया था सिंगल टाइप रिएक्टेंट ब्रेक होकर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे, तो बता ब्रेकिंग में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब ही होगी ना। तो बता जैसे लिखूं PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, तो बता सिंगल टाइप रिएक्टेंट PCl5 ब्रेक होकर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहा है, मतलब बताइए एंडोथर्मिक हुई। तो इसमें क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन ऑफ PCl5। तो इसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव। और इसके एक्सेप्शंस में आगे बताऊंगा एक्सोथर्मिक के साथ, क्योंकि दोनों के एक्सेप्शन एक ही हैं। तो बताइए के लिए सबको एक एग्जाम्पल और भी होंगे, लेकिन फिर वो खुद बता देगा, ठीक है। या हम थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई खुद भी कर सकते हैं कि रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो प्रोडक्ट से तो एंडोथर्मिक ही होगी। अब जो हमने एंडोथर्मिक में पढ़ा उसी को अब हम सारा रिपीट करेंगे, बस उल्टा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। और ये एंडोथर्मिक हमें आता है तो एक्सोथर्मिक वैसे ही आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं तुम ही बताना, सिंपल सा हमारा रिवाइज हो जाएगा यहीं पर ही, और बिल्कुल सिंपल सा। तो बता एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो भी मुझे बता यहां पर पहले रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी प्रोडक्ट में नया बॉन्ड बनेगा ना। तो बता, लेकिन अब के क्या होगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेकिंग में हीट एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट रिलीज होगी, लेकिन बता जितना एब्जॉर्ब होगी उतना रिलीज होगी या उससे ज्यादा रिलीज होगी। तभी तो हम बोलते हैं नेट हीट इज रिलीज या हीट इज रिलीज। उसका मतलब क्या है, जितनी एब्जॉर्ब करेगा बॉन्ड ब्रेकिंग में उससे ज्यादा रिलीज कर देगा। तो लिख लें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और इसीलिए तो बता जितनी एब्जॉर्ब करता है उससे ज्यादा रिलीज करता है, तो डेल्टा H नेगेटिव बोलोगे ना, इसीलिए ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लिख लें इसमें in which heat absorbed in which heat absorbed to break the bonds of reactants, heat absorbed to break the bonds of reactants, heat absorbed to break the bonds of reactants is less than the is less than the is less than the heat released less than the heat released in the bond formation of products, in the bond formation of products, in the bond formation of products, in the bond formation of products। तो अब बता दो यहां पर बता, कम एनर्जी एब्जॉर्ब हुई ज्यादा रिलीज हुई, तो इसका मतलब क्या बता, रिएक्टेंट के बॉन्ड कंपैरेटिवली अब स्ट्रॉन्गर या वीकर। और बता बॉन्ड वीकर होंगे तभी तो जल्दी टूटेंगे, और जल्दी टूटने का मतलब क्या है, कम हीट एब्जॉर्ब करके टूटेंगे। अच्छा बता, जल्दी टूटने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट के बॉन्ड वीक है, या ये भी तो बोल सकते हैं प्रोडक्ट जल्दी बनेगा आपके। अच्छा प्रोडक्ट जल्दी कब बन सकता है, जब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हो या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो। अच्छा कोई भी प्रोसेस किधर होता है, टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी। तो बता प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है मतलब उसी वही मोर स्टेबल। तो मुझे एक चीज बता दे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जल्दी होती हैं कंपैरेटिवली, मतलब प्रोडक्ट जल्दी बनेगा तो रिएक्शन जल्दी होगी ना, तभी तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। तो बता यहां किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तुम ही लिख लो, बता दो, उसमें लिखते जाओ, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की। तो बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, तो बता स्टेबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट लेस देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, या बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां मुझे बता दो जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी उतना, बता ये भी बोल सकता हूं उल्टा वही पहले की तरह,
हमने बोला सेम पॉइंट्स रिपीट करने हैं बस आपके एक्सो के लिए करने। तो बता जितनी ज्यादा हीट रिलीज हो रही है उसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट उतना जल्दी बन रहा है। तो बता जितना हीट ज्यादा रिलीज होगी उतना प्रोडक्ट मोर स्टेबल, या रिएक्टेंट लेस स्टेबल, ये भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट मोर स्टेबल या रिएक्टेंट लेस स्टेबल। तो लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, if more heat is released, if more heat is released, more heat is released in a reaction, in a reaction, then product is more stable, then product is more stable, or reactant is less stable, product is more stable और reactant is less stable। तो बता अगर मैं तुम्हें फिर वही क्वेश्चन पूछूं कि डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यूज दे दूं और पॉजिटिव भी दे दूं, अब दोनों दे रहा हूं, बता प्लस, सुनना ध्यान से, जैसे कोई रिएक्ट तुम्हें डेल्टा एच की मैंने 4 वैल्यूज दे दी, -120, +68, -50, +72 किलो जूल में सब। अब मैं पूछूं, ध्यान सुनना क्वेश्चन, दोनों को मिक्स कर रहा हूं मैं, कि इन चारों में से कौन सी डेल्टा एच वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल। बोलो -120 वाला, क्योंकि बता सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगी तो सबसे जल्दी उसी का प्रोडक्ट बन सकता है। अच्छा पूछो रिएक्टेंट मोस्ट स्टेबल, तो पहले वाला बता जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी उसका रिएक्टेंट सबसे ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो बता कौन सा होगा, +72 वाला ज्यादा होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड in an exothermic reaction, the product formed in an exothermic reaction, in an exothermic reaction is called, बोलो क्या बोलोगे इसको, is called exothermic compound, is called exothermic compound, is called exothermic compound। तो अब बता यहां पर बता कोई केमिकल रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, फिर वही बता किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, बोलो बता डेल्टा एच, फिर से इसी से सोचो तुम, तो बता अब के किसकी ज्यादा होनी चाहिए, रिएक्टेंट की, तभी तो बता नेगेटिव आएगा ना। तो बता किसकी एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की, तभी तो उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो लिख लें, तो फिर मैं वो बोल रहा हूं वही क्वेश्चन की तुमसे पूछे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, तो फिर से ध्यान से पढ़ना, बॉन्ड एनर्जी की टर्म में आंसर है ऑप्शन में, या एनर्जी या केमिकल एनर्जी की टर्म में, ओके उसमें उल्टा हो जाएगा दोनों में, और रीजन हमें पता है वो क्यों। अब इसका भी रिप्रेजेंटेशन, तो बता जैसे हमने एंडोथर्मिक में बोला नेट ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, तो बता यहां क्या होती है, नेट ज्यादा हीट एब्जॉर्ब या ज्यादा रिलीज। तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं अब तुमसे पूछूं, तुम बताओ, वही A+B गिव C+D, अब के हमने मान ली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बता नेट ज्यादा हीट रिलीज होगी ना, और बता और सब सुन लो, मैं बोलूं 80 जूल एब्जॉर्ब की रिएक्टेंट ने, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में 100 जूल रिलीज कर दी, 80 जूल एब्जॉर्ब की 100 जूल रिलीज कर दी, तो बता रिएक्टेंट ने खुद की एक्स्ट्रा 20 जूल रिलीज की ना साथ में, तो बता यहां पर अब रिएक्टेंट में ऐड करें हीट या माइनस, और ओवरऑल हीट ज्यादा रिलीज हुई रिएक्टेंट में से, तो बता प्रोडक्ट साइड शो करेंगे तो +X किलो जूल, लेकिन बता डेल्टा एच का साइन प्रोडक्ट को देखकर लिखते हैं रिएक्टेंट को, तो बता क्या लिखोगे उसमें, -X किलो जूल लिख ले रिप्रेजेंटेशन।
अब इसके भी एग्जाम्पल्स लिख लें बोर्ड पर से। जो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती हैं रिएक्शंस, जो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती हैं, तो जो कंबशन रिएक्शंस हैं वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती हैं। क्यों? क्योंकि बता, किसी के भी आग अपने आप लगती है, एक बार लगानी पड़ती है, लेकिन आग किसी के भी लगे हमें हमेशा गर्मी ही लगती है ना। तो हमेशा गर्मी लगती है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जितनी हमने उसको आग लगाने में एनर्जी दी, मतलब उसके बॉन्ड ब्रेकिंग में जितनी एनर्जी दी, उससे ज्यादा उसने रिलीज करी, इसलिए हमें हमेशा गर्मी लगती है। इसलिए कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, अच्छा बता, जो रिएक्शंस इजीली होती हैं वो भी एक्सोथर्मिक होती है ना। तो बता, कम न्यूट्रलाइजेशन किसका होता है? एसिड एंड बेस के सॉल्यूशन का टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा बता, एसिड एंड बेस के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं या उनके आयंस करते हैं? H प्लस OH आयंस करते हैं ना। तो बता, आयंस में ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तो बता सॉल्ट वाटर बहुत इजीली बनेंगे ना इनमें। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती हैं। तो तुम्हें अगर वो पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो बता सबसे पहले जो ऑलवेज होती है उन्हीं को ढूंढो, या थर्ड रेस्पिरेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है ना। और सबने पढ़ा है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो उसी को बैकवर्ड कर दे तो एक्सो हो जाती है ना। तो बता, फोटोसिंथेसिस एंडो, तो ये ऑलवेज एक्सो। ये क्लियर सबको? लेकिन यहां पर भी सबसे ज्यादा जो कॉमन मिलना एग्जांपल जिसका हमने ध्यान रखना है, डिसोसिएशन का ही रिवर्स बताओ, फॉर्मेशन होती है ना। अच्छा, डिसोसिएशन रिएक्शंस जनरली एंडोथर्मिक हैं, तो बता फॉर्मेशन भी जनरली एक्सोथर्मिक हुई। जनरली एक्सोथर्मिक क्यों लिखा यहां पे भी? क्योंकि बता, जो उसके एक्सेप्शन होंगे वो इसके भी होंगे, रिवर्स कर देंगे तो। अब जैसे ये लिखूं मतलब, लेकिन आइडेंटिफाई करना आता है फॉर्मेशन को हमें। अब क्या बता, उल्टा हो गया। डिसोसिएशन में तो सिंगल टाइप रिएक्टेंट ब्रेक होकर मोर देन वन टाइप प्रोडक्ट बनाते हैं, यहां उल्टा है, मोर देन वन टाइप रिएक्टेंट ब्रेक कंबाइन होकर सिंगल टाइप प्रोडक्ट। तो बता ये क्या हुई? फॉर्मेशन। और इसमें भी डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बता ये चीज क्लियर सबको? ये एक्सोथर्मिक। अब लेकिन इसके एक्सेप्शन, जो फॉर्मेशन रिएक्शन, अच्छा बता हमने क्या बोला? फॉर्मेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक, ऑलवेज नहीं बोला। क्यों? क्योंकि कुछ फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हुए भी एंडोथर्मिक होती हैं, और वो हमें रटे हुए होने चाहिए क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा। रीजन उनका हमें सबको पता है कि जो डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट वही होगा रीजन। तो ये हमें याद होने चाहिए। जो कॉमनली मिलते हैं वो एक्सेप्शंस में बता रहा हूं। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड बन जाए, मतलब लाफिंग गैस N2O, या NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। लेकिन मतलब ये चारों नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में से कोई बने, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब, लेकिन ये नहीं बोला ऑल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि N2O3 N2O5 भी बनते हैं इसके, लेकिन उनकी फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक ही होती है, इसलिए ऑल नहीं लिखा है हमने। लिख लो। तो बताइए एंडोथर्मिक। अच्छा पहले रीजन बता दो क्यों ये एंडोथर्मिक है। हाँ बोलो, क्या बोलोगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज स्ट्रॉन्ग या मोर, या स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं इसलिए बता एंडोथर्मिक। रीजन तो वही है सबका कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट इज मोर, एंडोथर्मिक होने का। तो N ट्रिपल बॉन्ड N वो ज्यादा क्या करेगा? एग्जैक्ट ही बता देगा बॉन्ड कौन से रिएक्टेंट के। तो N ट्रिपल बॉन्ड N एंड O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है उनकी। लिख लें दूसरा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म O2F2 डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, या NCl3 की फॉर्मेशन बाय नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। और ये जो NCl3 है ये एज एक्सप्लोजिव भी यूज होता है। तो वो तुमसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि किस कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होती है विच इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव। तो वो हमसे पूछ लेता है कई बार, तो NCl3, या कार्बन डाइसल्फाइड की फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बन एंड सल्फर।
तो बता कार्बन डाइसल्फाइड की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक क्यों है? बता, मतलब वही रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्ट के वीकर हुए ना। कार्बन सल्फर सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं लिक्विड से, इसलिए बता एंडोथर्मिक। तो ये एक्सेप्शंस हैं जो फॉर्मेशन होते हुए जिनकी जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, जो फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हुए भी एंडोथर्मिक होती हैं, इसलिए हमने बोला ये फॉर्मेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। तो बता, मैं तुमसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लूं कि फॉर्मेशन रिएक्शंस के लिए, अब इसका क्वेश्चन आगे हम करेंगे, वहां लिखवा दूंगा, बट अभी क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा हूं। फॉर्मेशन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच का साइन ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, या कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव? ओके, एक्सेप्शंस भी काउंट करोगे ना, फिर ये बहुत सारे हो गए। या अच्छा था फ्यूजन कंबशन के लिए ऑलवेज नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, ऑलवेज नेगेटिव बोलूंगा। तो बताइए डिफरेंस हो गया इसमें, क्वेश्चन भी छोटा सा। तो बताइए, अच्छा बता, इन्हीं रिएक्शंस को सुनना है, इन्हीं रिएक्शंस को अगर मैं रिवर्स करवा दूं, तो पहले तो बता रिवर्स करवाऊंगा तो इनको नाम क्या बोलूं? डिसोसिएशन बोलोगे। अच्छा बता, डिसोसिएशन में भी लिखा ना जनरली एंडोथर्मिक, ऑलवेज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बता इन्हीं कंपाउंड्स का डिसोसिएशन करवा दूंगा रिवर्स डायरेक्शन में, तो सब एक्सो हो जाएंगी ना फिर, तो वो उसके एक्सेप्शन हो गए ना फिर। डिसोसिएशन रिएक्शन जनरली एंडो क्यों बोला हमने? क्योंकि बता इन चारों का डिसोसिएशन करवाऊंगा रिवर्स डायरेक्शन में तो सब एक्सो हो जाएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड एंडो तो बैकवर्ड एक्सो। तो ये चीज क्लियर सबको? क्योंकि दोनों के अलग अलग एग्जांपल्स नहीं है, एक ही है बस। लेकिन अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। वो तुम्हें जब भी 4 रिएक्शंस लिखकर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो सबसे पहले एक्सेप्शन ढूंढना। ओके, ये नहीं हुए तो फिर तो नॉर्मली हमने जो एग्जांपल्स पढ़े उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे हम, लेकिन सबसे पहले इन्हीं को ढूंढना, क्योंकि ये एक्सेप्शन है ना। तो ये क्लियर सबको? अब ये तो हमने बोला इन अ केमिकल रिएक्शन हीट चेंज, मतलब डेल्टा एच को दो तरह से रिप्रेजेंट करा हमने, एक्सो के लिए और एंडोथर्मिक के लिए। लेकिन एक्चुअल में बताइए डेल्टा एच या डेल्टा ई है तो हीट ऑफ रिएक्शन। अब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, या इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे इन अ रिएक्शन मैथमेटिकली? तो लिख लें नेक्स्ट टॉपिक, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। और ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है, यहां पढ़ाने के पहले बोल रहा हूं, ये हमने बोला दो तरह की में से कोई भी एक हो सकती है। बोलो डेल्टा एच भी हो सकती है, डेल्टा ई भी हो सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ना लिखे स्पेसिफिकली कि वो डेल्टा एच है या डेल्टा ई, ध्यान रखना इसमें काम आएगा। अगर तुम्हें बोले किसी रिएक्शन की हीट, तो बता हीट को फिर हम कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम किसी पर भी अज्यूम कर सकते हैं ना। लेकिन अगर वो मेंशन ना करे तो हम हमेशा मानेंगे उसको कांस्टेंट प्रेशर, मतलब डेल्टा एच ही, जब तक कि वो खुद लिख दे क्वेश्चन में इन बॉम्ब कैलोरीमीटर हीट या क्लोज्ड वेसल या एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तभी हम डेल्टा ई मानेंगे, वरना हमेशा डेल्टा एच मानेंगे। इसीलिए बता, तुमने कहीं भी पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में तुमसे पूछता है एक्सो के लिए क्या साइन होता है, तो तुम डेल्टा एच का ही बताते हो, क्योंकि मोस्टली हम केमिकल रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर पे करवाते हैं। तो लेकिन बता अगर वो लिख दे कांस्टेंट वॉल्यूम या बॉम्ब कैलोरीमीटर, तब तो डेल्टा ई मानोगे उसको। तो ये क्लियर सबको? अब ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग लिख लें, द हीट रिलीज्ड, the heat released or absorbed, the heat released or absorbed when number of moles of reactants, when number of moles of reactants according to the balanced chemical equation, according to the balanced chemical equation had completely reacted, had completely reacted, had completely reacted.
had completely reacted. अब बोर्ड पर देख लें इसका मीनिंग क्या है, मैं इसको क्वेश्चन अच्छा था, किसी को भी बैलेंस, हमें कोई केमिकल इक्वेशन सम रिएक्शन समझानी हो तो सबसे पहले उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हो ना, और साथ में हम यहाँ क्या लिख देंगे, डेल्टा एच। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले उसकी। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सबने, अब इसमें सारा मोल कंसेप्ट काम आना, सिंपल सा जो वहां पढ़ा। अच्छा था, कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है तो उसमें जो कॉफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के, मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि मोल किस रेशियो में रिएक्शन करके रिएक्टेंट के किस रेशियो में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन मतलब मोल का ही रिलेशन बताते हैं ना ओनली ये। तो मैं तुमसे ये बैलेंस्ड इक्वेशन अभी क्या शो कर रही है कि 1 मोल हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल H2O and 285 किलो जूल हीट इज रिलीज्ड। बस मोल कंसेप्ट में और यहां डिफरेंस क्या है, वहां डेल्टा एच नहीं लिखते थे, बाकी ये तो वहां भी करते थे पहले। तो बता 1 मोल हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑक्सीजन, give 1 mole H2O, then 285 किलोजूल हीट इज रिलीज्ड। अब मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, बस इसकी थ्योरी हमारी हो जाएगी साथ में। तो मुझे बता, अगर मैं पूछूं इसको अभी -285 को -x मान रहा हूं, समझाने के लिए लिखना, बार बार नहीं बोलना पड़ेगा वो। तो बता इसका मतलब क्या हो गया, x किलोजूल हीट इज रिलीज्ड। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, 5 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन करती है तो डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड करें। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि 5 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, देन फाइंड डेल्टा एच। तो बता, सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन देख रहे हो ना तुम कि 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, तो बताओ डेल्टा एच की वैल्यू -x है ना। तो बता 5 मोल करेगा तो कितनी हो जाएगी, 5 इंटू या x हो जाएगा -x। तो सिंपल सा क्वेश्चन, या चेंज कर दूं मैं इसकी जगह, बता बोलूं 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, देन फाइंड डेल्टा एच -4x, क्योंकि अब 2 मोल ऑक्सीजन बोला तो बता पहले ऑक्सीजन का रिलेशन देखो विद डेल्टा एच, लेकिन मतलब पहले बैलेंस्ड इक्वेशन वाला ही देखोगे ना। हाफ मोल O2 से डेल्टा एच की वैल्यू है -x किलो जूल, तो बता 1 मोल के लिए कितनी होगी, -2x हो जाएगी। लेकिन बता कितने के लिए बतानी है हमें, 2 मोल O2 के लिए, तो बता फिर कितना हो जाएगी, डबल और कर दो, तो बता -4x किलो जूल। सिंपल सा। अब मैं इसका उल्टा भी पूछ सकता हूं, हर बार जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट के मोल देकर डेल्टा एच पूछे, उल्टा भी पूछ सकता है। मैं तुमसे बोलूं टू लिबरेट 570 किलो जूल हीट, टू लिबरेट 570 किलो जूल हीट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। हाँ बोलो, 1 मोल। कैसे, उल्टा देखो अब, मतलब 285 किलो जूल हीट लिबरेट करने के लिए, मतलब डेल्टा एच -285 किलो जूल करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, हाफ मोल ऑक्सीजन। लेकिन मतलब सब में कॉमन, सबसे पहले हम बैलेंस्ड इक्वेशन को ही देख रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग तो डेल्टा एच होती है। तो बता 570 किलो जूल हीट लिबरेट करना, मतलब -570 डेल्टा एच होनी चाहिए। तो बता कितना होगी, तो बता हाफ अपॉन ये, क्या डबल कर लो डायरेक्ट, इसका डबल ही तो है ये। तो बता हाफ इंटू 1 मोल O2, या थर्ड क्वेश्चन आंसर करेक्ट है ना। तो अब ये समझ में, अब यहां सुनना ध्यान से, काम की चीज हमारा दूसरा हो गया, देख लो ध्यान से, सुधर जाओ। अब देख लो ध्यान से, इधर देखो, उसको नहीं, इधर देखो, यहां पर डेल्टा एच। अब सुनना, इसी में चेंज, क्वेश्चन जितने हैं मैं यही पूछ रहा हूं, सुन ले ध्यान से। तो बोला 570 किलो जूल से डेल्टा 1 मोल O2 रिक्वायर्ड है, लेकिन अब मैं चेंज कर, मैं पूछूं कितना वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP लिबरेट होगा या रिक्वायर्ड होगा, तो भी बताओ। 1 मोल लाओ
इंटू 22.4 यही कर दो, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर O2 हो गया। या मैं पूछूं कितना मास रिक्वायर्ड होगा, तो भी बताओ, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट होगी, 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, तो बता 32 ग्राम हो गया। तो बता मोल में पूछे, मास में पूछे, वॉल्यूम में पूछे, या उल्टा। अभी बताओ, मैं हर बार तुम्हें मोल दे रहा हूं, लेकिन मैं मास या वॉल्यूम भी दे सकता था इन गैसेस का। तो मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो, लेकिन एटम है तो मास बाई एटॉमिक वेट करके मोल लाओ, फिर यूज कर लो। कर लोगे? तो डेफिनेशन में यही लिखा है हमने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैड कंप्लीटली रिएक्टेड। तो जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब, रिलीज एब्जॉर्ब क्यों बोला? क्योंकि रिएक्शन कैन बी एक्सो और एंडोथर्मिक। तो लिख लें क्वेश्चन, इससे क्लियर हो जाएगा, इसको यूज करना। लिख लें 24 ग्राम कार्बन, ये नहीं लिखना, वो क्वेश्चन जो लिखवा लिखो, 24 ग्राम कार्बन, क्वेश्चन लिख लें 24 ग्राम कार्बन एंड 128 ग्राम सल्फर, 24 ग्राम कार्बन एंड 128 ग्राम सल्फर reacts with each other, reacts with each other. Find delta H according to the equation, मतलब उनकी रिएक्शन की जो डेल्टा एच वो फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। बोर्ड पर सीख लें। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में ये जिनका हो गया वो बातें मत करो, यहाँ पर देख लें। तो द क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला? 24 ग्राम कार्बन एंड 128 ग्राम सल्फर, मतलब बता मास गिवन है, तो सबसे पहले इनको मोल में बदलोगे, और मोल में बदलोगे तो बता दोनों मॉलिक्यूल है या एटम है। तो बता इसका मास अपॉन एटॉमिक मास कार्बन का 12, तो बता कितने मोल कार्बन हो गए? 2 मोल कार्बन। इसी तरह से सल्फर के मोल लाएंगे तो इसका मास 128 अपॉन एटॉमिक वेट 32। ये सब फैराडेज लॉज में लिखवा चुका हूं। सल्फर का एटॉमिक वेट 32, तो डिवाइड करोगे तो बता मोल कितने हो गए? 4 मोल सल्फर। मतलब हमें रिएक्शन करवानी है 2 मोल कार्बन एंड 4 मोल सल्फर की। लेकिन रुक जा, सुन ले, तो मैं ध्यान हो बताऊं, स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चंस में, जब मोल कंसेप्ट में, जब भी दो रिएक्टेंट्स के मोल गिवन होते थे, तो सबसे पहले ये चेक करते थे उनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सिस रिएजेंट कौन है। और बता जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है आफ्टर द रिएक्शन वो लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है वो एक्सिस रिएजेंट। लेकिन वो लिमिटिंग रिएजेंट कौन, एक्सिस रिएजेंट कौन, वो बैलेंस्ड इक्वेशन बताएगी। अब बता बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बता रही है कि 1 मोल कार्बन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 2 मोल सल्फर। लेकिन बता है कितने मोल कार्बन के? 2 मोल। तो बता 1 मोल कार्बन का था 2 मोल सल्फर से, तो 2 मोल कार्बन 4 मोल सल्फर से ही करेगा। और बता है भी कितने बाई चांस उसके? 4 मोल ही हैं। मतलब बता दोनों में से कोई भी बचेगा क्या आफ्टर रिएक्शन? नहीं बचेगा। मतलब कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नो लिमिटिंग रिएजेंट? और जब कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, तो किसी भी एक रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट को यूज करके डेल्टा एच ले आओ, चाहे कार्बन को यूज करके लाए चाहे सल्फर को, आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों में ही कंज्यूम हो जाएंगे कंप्लीटली। तो बता पहले कार्बन से कर लें अगर हम, तो बता 1 बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल कार्बन रिएक्शन करता है कंप्लीटली
तो डेल्टा एच की वैल्यू 22 किलो जूल। तो बता 2 मोल कार्बन करेगा, तो बता इसका डबल हो जाएगा 44 किलो जूल। या चाहो तो सल्फर को यूज करके लाओ तो भी आंसर सेम आएगा, बस वहां पर कॉफिशिएंट चेंज हो जाएगा ओनली। 2 मोल से 22, तो 4 मोल उसका डबल तो भी 44 आएगा। तो बताइए यहां पर मीनिंग क्लियर सबको? तो क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं, वो हमने बता दिया। इसमें सिंपल सा लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट भी काम में ले सकता है, जो एक मैंने नहीं बोला था वो यहां बोल दिया। तो क्लियर सबको ये? अब ये तो हमने बोला डेल्टा एच या डेल्टा ई, हीट ऑफ रिएक्शन होती क्या है एग्जैक्टली, डिपेंड किस पे करती, मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करती है। अब ये किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर डेल्टा एच या डेल्टा ई की न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है? मैंने क्या बोला? न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। तो लिख लें, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। और फर्स्ट लिख लें जो मैं बार बार बोल रहा हूं स्टार्टिंग से, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट, फर्स्ट फैक्टर जो न्यूमेरिकल वैल्यू को अफेक्ट करता है, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। अब ये कंडीशंस का मतलब क्या? जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुन ले। जैसे कोई कंबशन रिएक्शन है, उसको हमने एक बार करवाया कांस्टेंट प्रेशर पर। मैंने क्या बोला? कोई जैसे मीथेन का कंबशन, तो मीथेन को के कंबशन को हमने करवाया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो हीट रिलीज होगी उसमें, उसको बता क्यूपी बोलोगे ना? तो बता कांस्टेंट प्रेशर पर करवाया मीथेन का कंबशन, तो जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगी उसको डेल्टा एच बोलेंगे। लेकिन दूसरा, अब मैं बोलूं हमने उसी मीथेन के ही कंबशन को अब कांस्टेंट प्रेशर पर नहीं करवा रहे, हम अलग से बॉम्ब कैलोरीमीटर में करवाया, मतलब बता वो कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन पर ला रहे हो ना? तो पहले तो बता है सेम रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन भी है, लेकिन बताओ क्या उसको डेल्टा एच बोलूं या अब डेल्टा ई? और मुझे बता दो क्या डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू फॉर अ सेम रिएक्शन ऑलवेज सेम आएगी क्या? किस पर डिपेंड करती है? डेल्टा एन जी पर। क्योंकि बता हमने पढ़ा, लिख ले साथ में यही, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और बता इसके क्वेश्चंस हम ऑलरेडी एंथैल्पी में कर चुके हैं, तो बता वही क्वेश्चंस यहां फिर मिल जाएंगे। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और बता डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हुई, तभी तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल आएगी ना? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई, लेकिन बता डेल्टा एन जी किसी रिएक्शन के लिए पॉजिटिव हुआ तो फिर डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई आ जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू डेल्टा एच की ज्यादा होगी। और अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव हुआ तो फिर उल्टा आ जाएगा, मतलब बता कंडीशंस बदलने पर सेम रिएक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू हीट ऑफ रिएक्शन की चेंज होती है। सेकंड लिख लें, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये जो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स है, इसका तो हमने ऑलरेडी अभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर भी लिया कि बता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बदल दूं तो डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है ना? 1 मोल कार्बन के लिए 22, 2 मोल कार्बन ले लिया तो डबल हो गई ना? तो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है डेल्टा एच या डेल्टा ई की। या इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछे हम, लिख भी लें साथ में, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, और इसकी डेल्टा एच माइनस एक्स किलो जूल है। इसमें
तो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में इसका दूसरी तरह से क्वेश्चन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स का ही, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, डेल्टा H तुम्हें दी है इसकी -x किलो जूल। तो बता इसी रिएक्शन को अगर मैं ये लिख दूं 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो बता डेल्टा H क्या होगी? बोलो -2x। वेरी गुड। क्यों क्यों होगी? रीजन बता दो, करेक्ट आंसर दो। -2x क्यों होगी? अच्छा दा तुमने करा क्या? फर्स्ट रिएक्शन से सेकंड रिएक्शन लानी है तो फर्स्ट को इंटू 2 ही किया ना। फर्स्ट को इंटू 2 कर रहे हो तो ये 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, लिक्विड आ गया ना। और बता यहां पर ये डबल हुई क्यों? उसका रीजन क्वांटिटी बदल दी तुमने। पहले बता ये जो x किलो जूल हीट रिलीज थी वो 1 मोल हाइड्रोजन की रिएक्शन के लिए थी ना, लेकिन इंटू 2 करते तुमने कितने मोल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दी? अब 2 मोल की, तो 1 मोल के लिए x, तो 2 मोल के लिए डबल। या एक कंक्लूजन हमारे काम का जो आगे चैप्टर में बहुत काम आएगा, ये बता किसी रिएक्शन को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर उसकी डेल्टा एच में भी मल्टीप्लाई होता है। वही है 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को तो उसकी डेल्टा एच भी डबल हुई। या रीजन उसका एग्जैक्ट क्योंकि मोल बदल दी हमने। थर्ड फैक्टर लिख लें, allotropic forms of an element, allotropic forms of an element, allotropic forms of an element मतलब हम सेम एलिमेंट की अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म लेंगे तो भी डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है। जैसे मुझे कार्बन का कंबशन करवाना है तो बता कार्बन की हम ग्रेफाइट फॉर्म भी ले सकते हैं, डायमंड भी ले सकते हैं, लेकिन बता है तो कार्बन सॉलिड ही वो, तो भी डेल्टा एच की वैल्यू बदलेगी। लिख लें साथ में। तो कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में अगर हम कंबशन करवाते हैं, अच्छा था कंबशन इक्वेशन लिखना सबको आता है, हम पढ़ चुके हैं एंथैल्पी में, तो वो हमारे यहाँ बहुत काम आना है। ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट होगा कार्बन के कंबशन में, और कार्बन से हमेशा क्या बनती है? CO2 गैस। और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू -393.5 किलो जूल होती है। लेकिन जब कार्बन का डायमंड फॉर्म में हम कंबशन करवाते हैं तो फिर जो हीट रिलीज होगी इन द कंबशन ऑफ कार्बन या CO2 की फॉर्मेशन में वो उससे डिफरेंट आती है, -399.5 किलो जूल। और ये डिफरेंट आने का मतलब रीजन क्या है? क्योंकि ग्रेफाइट डायमंड का नेचर अलग अलग है, इसलिए बता हीट रिलीज भी अलग अलग होगी दोनों में। तो बता यहां पर क्या हुआ? अब हमने फिजिकल स्टेट बदली के बता? किसी की भी नहीं बदली ना, किसी का कोफिशिएंट बदला, कंडीशन भी नहीं बदल रहा हूं, लेकिन फिर भी डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई क्योंकि हमने क्या बदला? ग्रेफाइट डायमंड कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म बदली। अब इसी से मैं साथ में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बता अगर मैं तुमसे बोलूं ये दो रिएक्शंस की डेल्टा एच तुम्हें पता है और मैं बोलूं ग्रेफाइट का कन्वर्जन डायमंड में होता है, तो इस रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड करें, तो बता यूजिंग हेस लॉ ला सकते हो ना? और मैं एक चीज बोल रहा हूँ सिंपल सा, मतलब जब भी दो रिएक्शन की डेल्टा एच पता हो, 3 की पता हो, 4 की पता हो, किसी एक की लानी हो, तो सबसे पहले यही चेक करते हो कि वो डिजायर्ड इक्वेशन गिवन इक्वेशंस के एडिशन से ऑब्टेन्ड होती है या सब्ट्रैक्शन से। अब बता यहां पर सुन ले, मैं एक चीज बोल रहा हूं कि डिजायर्ड इक्वेशन जो है मतलब जिसकी डेल्टा एच लानी है, अब तुम ही बता दो, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? बोलो। सब्ट्रैक्ट करो सेकंड को, बता मैथमेटिकली माइनस, O2 भी माइनस, CO2 भी माइनस, मतलब O2 प्लस मैथमेटिकली ये कैंसिल, CO2 भी कैंसिल, -C डायमंड प्रोडक्ट साइड जाकर प्लस का, तो बता 1 + 2 या 1 - 2, तो लिख भी लें साथ में। तो बता डेल्टा H3 यहां से एक और कंक्लूजन हमारा, मतलब ये कंक्लूजन जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान भी रखना कि किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो डेल्टा एच में मल्टीप्लाई होता है, या जो चीज इक्वेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनकी डेल्टा एच भी डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट होती है।
तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, डेल्टा H1 की वैल्यू माइनस 393.5 माइनस 399.5, तो बता डेल्टा H3 की वैल्यू क्या आ गई, +6 किलो जूल। और बता +6 किलो जूल क्या शो कर रहा है कि ध्यान से बताना, ग्रेफाइट का कन्वर्जन इनटू डायमंड इजीली हुआ या 6 किलो जूल ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने पर हुआ। तो बता ये जो ग्रेफाइट का कन्वर्जन इनटू डायमंड है ये इजीली होगा या हीट देने पर होगा। मतलब बता ग्रेफाइट मोर स्टेबल या डायमंड। बता हमने आज ही पढ़ा उसकी एप्लीकेशन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना ग्रेफाइट का कन्वर्जन डायमंड में, और एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर, या बता ग्रेफाइट मोर स्टेबल देन डायमंड। बोलो तो लिख लें इसी के साथ। इसी के साथ लिख लें। ग्रेफाइट इज thermodynamically graphite is thermodynamically more stable than graphite is thermodynamically more stable than diamond. Graphite is thermodynamically more stable than diamond. फोर्थ फैक्टर लिख लें जो डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू को अफेक्ट करता है, लिख लें फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। लिख लें बोर्ड पर से इक्वेशन, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पर देखो ध्यान से इसको समझना, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट मतलब अब इसमें दोनों रिएक्शंस में तुम देखोगे तो बता रिएक्टेंट सेम है, कोई एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं बदल रहे हम, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट सेम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन में, प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी सेम है, H2O ही है, लेकिन मतलब उसकी फिजिकल स्टेट सेम है क्या। एक फर्स्ट इक्वेशन में वाटर वेपर्स बन रही है, सेकंड में वाटर लिक्विड बन रहा है, मतलब बता ओनली फिजिकल स्टेट चेंज हुई प्रोडक्ट की। तो भी तुम देखो डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में डिफरेंट है। तो इसका रीजन सुनना ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चंस में मैं चेंज कर रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा इनका वो बता, ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम कि किसमें ज्यादा है, वो पूछेगा इसको लिख देगा x, इसको लिख देगा y, और पूछेगा x ग्रेटर देन y होगा, लेस देन y होगा या इक्वल्स टू y, तो मैग्नीट्यूड कंपैरिजन करना, साइन नहीं, वरना नेगेटिव जिसका ज्यादा वो तो वैसे कम हो जाएगा, मैथमेटिकली ओनली मैग्नीट्यूड। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच कैसे करनी, जब प्रोडक्ट की ओनली फिजिकल स्टेट अलग हो और डेल्टा एच के का कंपैरिजन करवाए, तो क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, इन क्वेश्चंस के लिए एक सिंपल सी चीज ये ध्यान रखना कि जब भी गैसियस रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो पहले प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में ही फॉर्म होगा, गैसेस रिएक्शन करेंगी तो पहले गैसियस प्रोडक्ट ही बनेगा, मतलब बताओ चाहे सेकंड रिएक्शन हो पहले क्या बनेगा, H2O गैस, और H2O गैस बनेगा तो हीट रिलीज 242 किलो जूल हो जाएगी, लेकिन बता सेकंड में तो H2O लिक्विड में भी बदलेगा ना अब वो, तो बता H2O लिक्विड जब बनेगा तो बता पहले तब भी गैस ही बनेगी, लेकिन बता फिर ये जो गैस बनेगी ये किसमें कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। और बता हमने पढ़ा है लिक्विड का जब वेपर में कन्वर्जन होता है तो वेपराइजेशन बोलते हो,
और ये ऑलवेज एंडोथर्मिक, जबकि बता ये उसका उल्टा प्रोसेस है, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन। तो बता ये एंडोथर्मिक है तो रिवर्स क्या हुई, एक्सोथर्मिक, मतलब यहां हीट और रिलीज होगी, तभी तो बता नेट ज्यादा रिलीज होती है। इसकी डेल्टा एच मोर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जब पहले रिएक्शन करेंगे तो गैस ही बनेगी, फिर गैस जब लिक्विड में बदलेगा तो और एक्स्ट्रा हीट रिलीज होगी। और ये जनरल लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। मतलब ये वाटर वेपर्स स्टीम ही तो है, स्टीम ठंडा होगी तभी तो पानी में बदलेगी ना, और ठंडा होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर कम मतलब हीट रिलीज करेगी। तो लिख लें रीजन इसमें, द डेल्टा एच ऑफ H2O liquid, the delta H of H2O liquid is more negative, is more negative because is more negative because when H2O liquid, sorry, H2O gas, when H2O gas is converted into H2O liquid, converted into H2O liquid, then some extra heat is released. Some extra heat is released. Some extra heat is released. तो ये क्लियर सबको ये। अब लिख लें फिफ्थ फैक्टर, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब डेल्टा एच या डेल्टा ई की वैल्यू पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो वैल्यू भी बदलती है। तो लिख लें फिफ्थ फैक्टर टेम्परेचर। लिख लें इसमें टेम्परेचर। और एक टेम्परेचर का इफेक्ट, अब एक ये जो मैं बताने वाला हूं किरचॉफ इक्वेशन, जो टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन डेल्टा एच या डेल्टा ई बताती है अलग अलग टेम्परेचर पर। ये हमारे वैसे तो एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुके हैं, इसलिए हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। लिख लें किरचॉफ इक्वेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी, और मोस्टली एट कांस्टेंट प्रेशर ही मानेंगे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम ना लिखे तो लिख लें इसमें, फिर मैं इसको क्वेश्चन से भी समझा दूंगा। डेल्टा एच एट T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा एच एट T1 टेम्परेचर, मतलब हम टेम्परेचर रिएक्शन में T1 केल्विन से T2 केल्विन तक बढ़ाएंगे। मतलब T2 जो होगा बता वो फाइनल टेम्परेचर हायर टेम्परेचर होगा, T1 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर होगा। बढ़ाएंगे मतलब लो टू हाई टेम्परेचर करेंगे, दोनों केल्विन में लेने, T1 केल्विन से T2 केल्विन तक बढ़ाएंगे। तो डेल्टा एच एट T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा एच एट T1 टेम्परेचर इक्वल्स टू डेल्टा Cp। अब ये मोलर हीट कैपेसिटी ही है पहले की तरह एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा Cp या Cp क्यों लिखा, अच्छा तो हमने स्टार्टिंग में जब हीट कैपेसिटी पढ़ी थी तब भी बोला था कि डेल्टा एच और डेल्टा ई का यूज हीट कैपेसिटी क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, कि टेम्परेचर बदलेंगे तो हीट कैपेसिटी काम आएगी, इसलिए हमने हीट कैपेसिटी लिखा इनटू डेल्टा टी भी याद रख सकते हो, या इनटू T2 माइनस T1। अब ये डेल्टा Cp कैसे लाएंगे, तो बता जैसे हमने डेल्टा S पढ़ी थी रिएक्शन की, वैसे के वैसे डेल्टा Cp लाना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लिख लें डेल्टा Cp सम ऑफ Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ Cp ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन ये तो बोला हमें कुछ ना बोले तो कांस्टेंट प्रेशर पर मानेंगे किरचॉफ इक्वेशन, लेकिन मतलब अगर मैं बोल दूं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो अब तुम ही बता दो इसी को देखकर किरचॉफ इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी। पहली चीज तो बताओ डेल्टा एच या डेल्टा ई, और वही होगा डेल्टा ई। लिख ले साथ में डेल्टा ई एट T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा ई एट T1 टेम्परेचर, और कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए डेल्टा CV हो जाएगा।
इंटू T2 माइनस T1, और डेल्टा CV वही पहले की तरह लाएंगे, सम ऑफ CV ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ CV ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये जो इक्वेशन है, अब लेकिन मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम तभी मानोगे जब वो खुद स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखे, और ना लिखे तो हम हमेशा कौन सी मानेंगे, कांस्टेंट प्रेशर। अब ये जो इक्वेशन है इसको यूज करना बहुत सिंपल सा है, इसको अप्लाई हमको कैसे करना है वो मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूं उससे इसको और इजीली क्लियर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर जब बदले और डेल्टा एच का क्वेश्चन हो तो किरचॉफ इक्वेशन का होगा, तो लिख लें इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन, और जिसको जल्दी हो जा सकता है लिख लो, इन द रिएक्शन 2A gives 3B, in the reaction 2A gives 3B, the CP of A and B are, the CP of A and B are, बोर्ड पर लिख लें 8 and 10 किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल, किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अच्छा था इसने लिखा ओनली सीपी है, लेकिन मतलब है कौन सी, स्पेसिफिक ओनली हीट कैपेसिटी या मोलर, मतलब उसने लिखा ना पर मोल उसके साथ द डेल्टा एच, उसके आगे लिख लें द डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन at 300 Kelvin is, at 300 Kelvin is 800 kilocalorie, is 800 kilocalorie. Find delta H of reaction, find delta H of reaction at constant at 350 Kelvin, at 350 Kelvin. अब इसमें सुन ले जो मैंने बोला, अभी इसको सारा इसको अप्लाई कैसे करना है, तो बता यहां पर सुन लो मैं जो बोल रहा हूं। टेम्परेचर पहले तो क्वेश्चन अभी मैं साथ में बता रहा हूं, इसलिए हमें सबको पता है कि किरचॉफ इक्वेशन का है, लेकिन बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद भी नहीं आता कि हमने कभी इक्वेशन पढ़ी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से सोचो। यहां पर लिखा क्या है, टेम्परेचर 300 केल्विन मतलब बता लो टेम्परेचर हो गया, उस पर डेल्टा एच मतलब बता डेल्टा एच T1 गिवन है 800 किलो कैलोरी, T2 टेम्परेचर 350 केल्विन, उस पर तुमसे डेल्टा एच पूछी है, तो बता डेल्टा एच T2 T1 के साथ किरचॉफ इक्वेशन, लेकिन बता उसके लिए पहले डेल्टा सीपी लाना पड़ेगा ना, और डेल्टा सीपी क्या होगा, सम ऑफ सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ सीपी ऑफ रिएक्टेंट्स करोगे। अच्छा बता प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर, बी, रिएक्टेंट कौन है, ए, लेकिन मतलब बी का कॉफिशिएंट 1 है या 3, मतलब इसके 3 मोल यूज होंगे ना क्वेश्चन में, लेकिन डी कितने मोल की हीट कैपेसिटी 1 मोल की, तो बता क्या करोगे इन 10 इंटू 3 भी करोगे इसको, डेल्टा सी भी बता जैसे डेल्टा इस लाते थे कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके वैसे के वैसे कर रहे हो, माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट बता उसका कॉफिशिएंट 2, लेकिन वैल्यू उसकी 8, तो वैल्यू क्या आ गई 14 किलो कैलोरी पर केल्विन, तो डेल्टा सीपी आ गया। डेल्टा एच T2 हमें लाना है माइनस डेल्टा एच T1, 800 डेल्टा सीपी की वैल्यू 14 इंटू 350 माइनस 350 इंटू ये, तो बता वैल्यू कितनी हो गई है 700, तो डेल्टा एच एट T2 की वैल्यू 1500 किलो कैलोरी, तो बता सिंपल सा क्वेश्चन, टफ नहीं, बस फॉर्मूला हमने यूज करना है तो कर लोगे। हाँ बोला जितना हमने पढ़ लिया अभी तक, एक्सरसाइज 1 में 62 तक तो हमने डिस्कस भी कर लिए थे लास्ट क्लास में, 63 से
95 तक अब क्वेश्चंस कर सकते हो। और 63 बस इसमें थोड़े से बस न्यूमेरिकल जो ओनली वो डेल्टा जी वाले, बाकी सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है इनमें, ठीक है।